आज की क्लास में हम व्यावसायिक संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। वो देखा जाए तो मनुष्य की क्रियाओं को मुख्य रूप से अर्थशास्त्रियों द्वारा दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना, ठीक है, या लाभोपार्जन करना, जैसे शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाकर धन कमाना, डॉक्टर द्वारा मरीज की सेवा करके धन कमाना, ठीक है, वकील द्वारा वकालत करके धन कमाना, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय करके धन कमाना, ठीक है। इसी तरह से अनार्थिक क्रिया, जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं है उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं है उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षा द्वारा आप घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, माँ द्वारा घर का कामकाज करना, तो देखिएगा आज का जो मुख्य टॉपिक है व्यावसायिक संगठन। तो देखिए व्यावसायिक संगठन मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, एक व्यवसाय और दूसरा संगठन। तो पहले हम व्यवसाय की चर्चा करते हैं। सामान्य अर्थ में देखा जाए या व्यवसाय बिजनेस बिजी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है व्यस्त रहना। तो देखा जाए कि व्यस्त रहना को हम व्यवसाय कहते हैं, या मनुष्य दिन भर किसी न किसी कार्यों में व्यस्त रहता है, ठीक है। तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं, लेकिन वाणिज्य के अर्थ में केवल हम आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल करेंगे कि जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना है, लाभोपार्जन करना है, उसे हम व्यवसाय करेंगे। संकुचित दृष्टि में देखा जाए तो व्यवसाय में क्रय विक्रय शामिल है, क्रय विक्रय की क्रिया को व्यवसाय करते हैं, ठीक है। लेकिन विस्तृत अर्थ में व्यवसाय किसी उत्पाद के निर्माण से लेकर, ठीक है, उपभोक्ता को उत्पाद के विक्रय के बाद भी संतुष्टि प्रदान करना है। या कहने का मतलब कि व्यवसाय में क्रय विक्रय के साथ साथ सेवा तत्व भी निहित है। सेवा के अंतर्गत जैसे कि उत्पाद का विक्रय करने के बाद भी, मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं का क्रय कर रहे हैं, जैसे कि कोई उपभोक्ता सामान है जैसे फ्रिज है, टीवी है, तो उसकी भी गारंटी या वारंटी दी जाती है, ठीक है, 30 साल भर, 2 साल तक या 10 साल तक मुफ्त आपको सर्विस प्रदान की जाती है। तो इसमें यह आवश्यक ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट प्रदान करने के लिए, ठीक है, या मार्केट में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए ग्राहकों को इस प्रकार की सेवा दी जाती है, ठीक है। तो व्यवसाय में क्रय विक्रय के साथ साथ सेवा तत्व भी नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए व्यवसाय को उत्पाद के निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक उस उत्पाद को पहुंचाना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना शामिल है, ठीक है। तो व्यवसाय की विशेषताएं हम देखते हैं। मानवीय क्रिया, व्यवसाय मनुष्य द्वारा किया जाता है, ठीक है, या व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, इसमें हम मानव की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा सामाजिक क्रिया, व्यवसाय के अंतर्गत समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाएगा, साधु सन्यासियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अगला है आर्थिक
क्रिया इकोनॉमिक, व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्ति केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक क्रिया जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना है, लाभोपार्जन करना है, व्यवसाय में शामिल है। ठीक है, सेवा भाव में, व्यवसाय में धन कमाने के साथ साथ सेवा भाव भी निहित है। ठीक है, जैसे उत्पाद का विक्रय करने के बाद भी सेवा प्रदान करना, गारंटी है, वारंटी है उत्पाद। ठीक, इसके अलावा व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा अस्पताल आदि की स्थापना की जाती है, कॉलेज खोले जाते हैं, स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक है, या सड़कों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। नियमितता, व्यवसाय में नियमितता का तत्व विद्यमान होता है। जैसे हम कहें आपसे कि मान लीजिए हम 10-20 पुस्तक खरीद के लाए और आप लोगों से पैसा लेकर हमने आपको बांट दिया, तो बताइए ये क्या इसे व्यवसाय कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें नियमितता नहीं। मेरा काम पुस्तक का विक्रय करना नहीं है, जबकि जो पुस्तक का विक्रेता है, जो दुकानदार है, उसका डेली का काम है उस पुस्तक का विक्रय करना। ठीक है, तो व्यवसाय में नियमितता तत्व विद्यमान होता है। मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन या धनोपार्जन करना। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करके लाभोपार्जन करना या धनोपार्जन करना। ठीक है, कहने का मतलब व्यवसाय लाभ कमाने के लिए या धन कमाने के लिए किया जाता है। जोखिम तत्व विद्यमान था। व्यवसाय में लाभ के साथ साथ जोखिम तत्व भी विद्यमान रहता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको हर समय लाभ ही हो जाएगा, कभी कभी हानि भी हो सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन उत्पादन के प्रमुख घटकों भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, इनमें इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना। उत्पादन के प्रमुख घटक भूमि, श्रम, साहस, पूंजी, इनमें इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना कि ताकि संस्था के उत्पादन को अधिक अनुकूलतम किया जा सके या न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो संगठन देखिएगा, संगठन की स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। ठीक है, तो संगठन के अंतर्गत उत्पादन के प्रमुख घटकों भूमि, श्रम, साहस, पूंजी में इस प्रकार से भावपूर्ण समन्वय स्थापित करना ताकि संस्था द्वारा उत्पादन को न्यूनतम लागत पर अधिकतम या अनुकूलतम करने का एक प्रयास। ठीक है, संगठन की विशेषताएं अनेक हैं। कहने का मतलब एक व्यक्ति संगठन स्थापित नहीं कर सकता, संगठन में अनेक व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अगला श्रम विभाजन। संगठन के अंतर्गत श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण, जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है, जिस कार्य में दक्ष है। विशिष्टीकरण का मतलब हर व्यक्ति हर कार्य में दक्ष होता है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट का ज्ञान होता है, प्रबंधक है तो उसको प्रबंध का ज्ञान है। ठीक है,
तो इसको विशिष्टीकरण कहते हैं। अध्यापक है तो उसको अपने विषय का ज्ञान है, ठीक है, तो इसको विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो कार्य को इस प्रकार से बंटवारा करना, जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है, जिस कार्य में योग्य है, उसको उस प्रकार का कार्य सौंपना, इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। अगला है आपका समन्वय। तो हमने संगठन की परिभाषा में बताया कि संगठन का कार्य क्या है कि उत्पादन के जो प्रमुख घटक हैं उनमें समन्वय स्थापित करें, ठीक है, ताकि संस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके या न्यूनतम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन एवं अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। निश्चित उद्देश्य संगठन की स्थापना इसे निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है, ठीक है। तो आप देखिएगा व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक व्यवसाय और दूसरा संगठन। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन करना या धनोपार्जन करना है, या हम व्यवसाय को कहें कि किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाकर उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना और उसके बाद भी उसको सेवा प्रदान करना, ठीक है। या व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विक्रय के साथ साथ उपभोक्ता को सेवा प्रदान करना भी शामिल है, ठीक है। संगठन उत्पादन के मुख्य घटकों, प्रमुख घटकों भूमि, श्रम, साहस, पूंजी में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना ताकि संस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो हम मिलाकर अगर देखें व्यावसायिक संगठन की परिभाषा, उत्पादन के प्रमुख घटकों भूमि, श्रम, साहस, पूंजी में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना या समन्वय स्थापित करना अर्थात उनका निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, प्रबंधन, नियोजन। देखिएगा एक बार फिर से देखिए, उत्पादन के प्रमुख घटकों में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना अर्थात उनका नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, अभिप्रेरण करना कि ताकि संस्था द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। यह व्यावसायिक संगठन। एक बार फिर से देखिएगा, उत्पादन के प्रमुख घटकों भूमि, श्रम, साहस, पूंजी में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना अर्थात उनका नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, अभिप्रेरण करना कि ताकि संस्था द्वारा अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके या संस्था द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम एवं अनुकूलतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका व्यवसाय एवं पेशा। तो व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन करना। देखा जाए व्यवसाय एवं पेशा को एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं, लेकिन इनमें यथेष्ट अंतर है। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पेशा भी मनुष्य के अंतर्गत भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन करना या धन कमाना, ठीक है। पेशा आर्थिक के अंतर्गत भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें इसके लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी योग्यता तथा योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है।
जैसे डॉक्टर के पास डॉक्टरी का योग्यता प्रमाण पत्र, वकील के पास वकालत का प्रमाण पत्र, ठीक है, शिक्षक के पास न्यूनतम योग्यता का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो देखिए आप पेशे की विशेषताएं, विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। पेशे के लिए व्यक्ति के पास विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अकाउंटिंग का ज्ञान, प्रबंधक के पास प्रबंध का ज्ञान, ठीक है। शिक्षक के पास उसके विषय का ज्ञान, डॉक्टर के पास डॉक्टरी का ज्ञान, वकील के पास वकील को वकालत का ज्ञान, ठीक है। तो पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होती है। अगला सेवा भाव। पेशे में सेवा भाव या सेवा तत्व निहित होता है। जैसे कोई डॉक्टर अधिक फीस लेकर नहीं चर्चित हो सकता जितना कि वह रोगी को संतुष्ट करके या उसका भली प्रकार अच्छे से इलाज करके, ठीक है। तो पेशा में सेवा तत्व विद्यमान रहता है। अगला है आपका ईमानदारी एवं नैतिकता। पेशा के लिए या पेशेवर व्यक्ति को ईमानदार एवं नैतिक होना चाहिए, ठीक है, जिससे लोग उस पर विश्वास करें, ठीक। अगला है आपका ज्ञान में वृद्धि। पेशेवर व्यक्ति को अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए, उसे समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। जो अध्यापक लोग थे अब नॉर्मली तो क्लास नहीं चला सकते, लेकिन अब वीडियो के माध्यम से या लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपने ज्ञान को क्या कर रहे हैं, इस तरह से उनके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, नई नई चीजों के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। आचार संहिता पेशेवर व्यक्ति के लिए एक आचार संहिता पेशेवर संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें ईमानदारी है, नैतिकता है, नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाता है, ठीक है। अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण। पेशे के लिए या पेशेवर व्यक्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। आप अनुभव से अपने पेशे में और निखार ला सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है।